हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो साइंस का एग्जाम हुआ स्कूल में प्री बोर्ड का क्लास 10 का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। हम ये क्लास में बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ था। बच्चा ट्यूशन में भी इससे पूछ करके आया था और डिस्कशन हुआ था। यहाँ समतल दर्पण जो होता है, तो समतल दर्पण ये होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग ये कर्व, जैसे ये अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो ये सब कर्व होता है। तो इसका अपना कुछ रेडियस यहाँ पे होता है। अब ये जो कर्व होता है, इसके कर्व को और बढ़ाते जाते हैं, इसके कर्व को और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। इसके कर्व को जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो कर्व को बढ़ाते जाने से जब प्लेन मिरर बनेगा, तो इसका मतलब इसका रेडियस और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा का मतलब क्या होगा, अनंत होगा। तो इसका मतलब समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो क्या बताएंगे, अनंत होता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये अनंत होता है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। देखिए जैसे ही समान आकार का बोलेगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, किसी में भी हो, दर्पण में हो या लेंस में हो। तो वस्तु का हम लोग कहाँ रखते हैं, तो फोकस दूरी के दुगना दूरी पे। तो फोकस दूरी के दुगना दूरी पे क्या होता है, सेंटर। तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहता है। तो क्या होता है, समान आकार का और प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ठीक है। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, 1/p। तो 1/p करेंगे तो 1/25 करेंगे तो ये कितना आएगा, सॉरी 1/4 करेंगे ना, 1/4 करेंगे तो यहाँ पे पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो ये कितना आएगा, 0.25 मीटर। और आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में, इसलिए क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। अब यहाँ पे अग्रदीपों में कह रहा है, साइड मिरर का नहीं बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये फ्रंट में जो होता है अग्रदीप, जो लाइट होता है हेडलाइट, हेडलाइट में यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये हेडलाइट बोल रहा है, साइड मिरर आप लोग नहीं समझिएगा। तो हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो कॉनकेव मिरर का होता है, अवतल दर्पण का। क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या होता है, जो यहाँ पे फोकस पे बल्ब होता है, और बल्ब से जो रे निकलता है, तो रे हमको कहाँ आता है, मतलब लाइट हमारा अनंत तक जाता है। ये फोकस पे बल्ब रहता है, तो इसका होता है। लेकिन अगर साइड मिरर बोलता तो फिर किसका हम लोग बोलते, फिर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग बोलते। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो सब लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस होता है, और वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम, वो जो होता है तंत्रिका तंत्र, वो तंत्रिका तंत्र उसको सीधा करके दिमाग को इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, सीधा नहीं बनता, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 kWh निम्न में से किसकी ऊंचाई है। बताइए kWh किसकी ऊंचाई है। तो kWh जो है वो किसकी ऊंचाई, ये इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये किसका इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जब ओवरलोड होता है, तो ओवरलोड के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ओवरलोड देते हैं तो हमको उसका मांग ज़्यादा हो जाता है, मांग ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम जो है वो किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो 1 नंबर यहाँ पे क्या होगा, विद्युत आवेश। तो कूलम सब लोग जानते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो यहाँ टिक आउट भी किया हुआ है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो मोटर क्या करता है, मोटर में हम लोग क्या होता है, स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो मोटर चलना शुरू होता है। फिर हम लोग को पानी ये लेते हैं मोटर से, या फिर पंखा चलता है, मोटर चलता है। तो इसका मतलब वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो सब लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19, और ये निगेटिव तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो यही हम लोग 1.6 × 10⁻19 को टिक आउट करेंगे। चलिए अब हो गया फिजिक्स से 10 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का
ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, साग सब्जियाँ ये सब गलता है। जो आप लोग गेंदौरा बोलते हैं हम लोग, तो वो सब देखते हैं हीट रहता है, अंदर से वो हीट रहता है वहाँ पे, तो विभाजन होता है तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पदार्थ एक्स का उपयोग कर हम सफ़ेदी करने में किया जाता है, तो एक्स का नाम क्या है। जैसे हम लोग दीपावली में क्या करते हैं, पुताई करते हैं, तो पुताई करते हैं तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लाते हैं। जो चूना लाते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं और फिर उसको जल में डाल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये विलियन में एक्स का नाम पूछ रहा है, विलियन का नहीं बोल रहा है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड आंसर होगा, 2 नंबर सही होगा। क्षार के जलीय विलयन से उत्पन्न होता है। क्षार क्या होता है, NaOH होता है, तो NaOH को जल में डाल देंगे तो कौन सा आयन मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, OH माइनस आयन होगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर CaSO4.12H2O, ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और जो उदासीन होता है जल का, उसका कितना होता है, 7 होता है। तो क्षारीय का 7 से ज़्यादा, अम्ल का 7 से कम और उदासीन का ये होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बताइए। तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु है उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग को एक ट्रिक हम बताते हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे, पिताजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी से याद रखिए, पिताजी। पिताजी मतलब क्या हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पित्तल, ठीक है, ये क्या हो गया, पित्तल। और त से क्या हो गया, तांबा, त से तांबा, और जी से क्या हो गया, जस्ता। तो बहुत आसान ये ट्रिक है याद रखने के लिए, पिताजी, ठीक है। तो पिताजी से क्या हो गया, पित्तल किससे मिला है, तांबा और जस्ता से। तो तांबा और जस्ता से कौन मिल करके बना है, तो पित्तल, हो गया खत्म। कैसा लगा ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो एक अधातु जिसमें चमक होती है तो वो क्या होती है, तो आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु होती है जिसमें क्या होती है, चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये बताइए इसमें से कौन जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए अभिक्रियाशीलता का जो सीरीज होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया। तो ये AU होगा, AU होता है, तो अभिक्रियाशीलता का सीरीज आपको याद रखना होगा, उससे ये आप बना सकते हैं। तो अभिक्रियाशीलता सीरीज याद रखने का एक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n ये हो गया, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं थोड़ा सा याद करने का। ये देखिए याद करने का ट्रिक कितना अच्छा है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा है। ये क्या बता रहा है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, AU गोल्ड। और ये अगर बीच में देखिए, ये से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो अब आप आगे जाइएगा 12th में तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होगा, या 10th में भी आपका होगा बहुत सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। याद हो गया आप लोग का, काशीनाथ का माली, माली मतलब MG, आलू जरा फीके पकाता है, पी के पकाता है, आप लोग तो पी के पका के भी सुन लीजिए। काशीनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है, फीके याद रखिएगा, पीके नहीं, फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ट्रिक बहुत अच्छा लगा आप लोग को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ट्रिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, एल्केन का CnH+2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो एक यहाँ पे दो क्या होता है, घटते जाता है। तो ये होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 7 होती है आवर्तों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। तो ये 1 नंबर ऑप्शन होगा। पौधे में भोजन को स्थानांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जाइलम जो होता है वो जल को ले जाता है, जाइलम मतलब जल ले गया, फ्लोएम मतलब फूड ले गया, ठीक है। तो जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फूड, तो यहाँ फूड को कौन ले जाता है, तो फ्लोएम। बहुत आसान ट्रिक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है,
पराग नलिका का विजान की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी का है, आप ही लोग समझिएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो एक होता है रसायनुवर्तन, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, ठीक है, शुगर का जो बीमारी हो जाता है उसको इंसुलिन का कमी हो जाता है, ये इंसुलिन क्या करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जिसको शुगर का बीमारी हो जाता है उसका इंसुलिन क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, जो उसकी मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया है, होता है ये नहीं, यहाँ पे देना चाहिए था नहीं होता है, क्योंकि होता है में क्या होगा 1, 3 और 4 तीनों तरह से हो सकता है, विखंडन से भी जनन हो सकता है, पुनरुद्भवन से भी हो सकता है, द्विखंडन से भी हो सकता है। तो कौन सा जनन नहीं होता है ये क्वेश्चन देना चाहिए था, तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि मुकुलन से नहीं होता है। तो क्वेश्चन शायद यहाँ पे गलती दिया है, आप किसी बायोलॉजी के टीचर से पूछिएगा, ठीक है, हमने तो यही पूछा एक बायोलॉजी के सर से, तो यही बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो इसमें से कौन जो है वो एक लिंगी पौधा है? तो पपीता, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई पपीता काटते हैं तो उसमें से क्या होता है, बीज नहीं निकलता है, बिना बीज का ही पपीता वो रहता है, तो वो क्या होता है, एक लिंगी होता है, मतलब ये खुद से रिप्रोडक्शन होकर के भी वो अपना फल बना लेता है, उसमें ये प्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये हो गया पपीता। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो डीएनए, तो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान, वर्षा एवं पवन आदि पर्यावरण के क्या है? तो ये सब भौतिक कारक है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तापमान, वर्षा, पवन क्या है, भौतिक कारक है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाप्त ऊर्जा का स्रोत है? मतलब कैसा है, कौन है जो समाप्त हो सकता है? बताइए, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? सूर्य कभी खत्म ही नहीं होगा, तो कैसे होगा? नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा, और ज्वारीय, क्योंकि ज्वार भाटा हमेशा उत्पन्न होते रहेगा, ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पे कौन खत्म होने लायक है? तो कोयला जो है वो खत्म होने लायक है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कोयला है वो समाप्त होने लायक है। अब हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो हम करेंगे नहीं सॉल्व। तो फिजिक्स का हम लोग देखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग? तो फोकस और केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो इसका हमको किरण आरेख बताना। तो चलिए इसका हम लोग किरण आरेख बता रहे हैं, वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है ये हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, वस्तु के जब हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये इस तरह का बनता है, इस तरह से हमको, तो ये क्या होता है, सेंटर और इन्फाइनाइट के बीच में बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह का फिगर आपको वहाँ पे बना देना है, तो आप लोग श्योर इस तरह का फिगर बनाए होंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। तो सब लोग लेंस की क्षमता को जानते हैं, तो देखिए पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस। तो 1/f होता है फोकल लेंथ, पावर इक्वल टू 1/f। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। बस यही चीज़ लिख देना है कि डायोप्टर इसका होता है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। बस इतना ही लिख देना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ये क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, जो वायुमंडल का जो धूल कण है उससे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है वो प्रकीर्णित होता है, और प्रकीर्णन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा पे पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो ब्लू या नीला रंग का क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए हमको आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई दे। तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा। या बाकी जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब का है, तो वो सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग लघुतरीय प्रश्न पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी, यहाँ पे कौन सा लेंस है, तो यहाँ पे ये अभिसारी लेंस है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। तो आप लोग कन्फ्यूज होइएगा, कन्वर्जिंग लेंस देख रहे हैं, उत्तल और अवतल डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, कन्वर्जिंग लिख रहा है। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस कि अवतल लेंस? तो ये उत्तल लेंस होता है।
तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव, तो फोकस हो जाएगा प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, माइनस होता है। और फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, वहाँ पे हम 25 आपको बता दिए थे। इतना लिखने का ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर +5, यू बराबर -25, एफ बराबर +10। ये सब CBSE वाले ज़्यादा लिखते हैं, इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u। तो यहाँ से 1/f ये हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f + 1/u हो गया। यहाँ पे हम लोग पुट किए 1/10 और -25, तो 1/10 - 1/25 आ गया, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे v का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 16.7 सेंटीमीटर। तो जिनका भी आया होगा 16.7 सेंटीमीटर उनका आंसर सही है। तो 16.7 सेंटीमीटर आएगा इमेज का डिस्टेंस। उसके बाद बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बताइए, इमेज का हाइट कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को मैग्नीफिकेशन लगाना होगा। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है v/u और एक होता है h' होता है। तो लेंस के क्षेत्र में v/u होता है और मिरर रहता है तो -v/u होता है। ये फार्मूला जब हम लोग लगाएं v/u h'/h, तो यहाँ पर v का वैल्यू 50/3 आया था, u का वैल्यू पुट किए यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आराम से कि ये किस तरह से सॉल्व यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये जब वैल्यू पुट किए तो एज का वैल्यू आ गया -3.3 सेंटीमीटर। अब निगेटिव बता रहे हैं, इसका मतलब क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो इससे पता चल रहा है कि उल्टा इमेज बनेगा। तो आप लोग खुद से सॉल्व करके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हम आपको सॉल्यूशन दिखा दिए। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण हम लोग को लिखना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण हम लोग देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। हम लोग जो होता है नॉर्थ और साउथ बनाते हैं, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो इधर बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से किधर होता है, साउथ की ओर, और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो होता है ओपन लूप, और ये क्या होता है, क्लोज लूप होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद चक्र होती है। देखिए लिखिए नहीं, बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी होती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 5 बता दिए, कोई भी 3 आप इसमें से लिख लीजिएगा। तो हमने लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी फिजिक्स का करा दिया, केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय में देख रहे हैं, तो इसमें ओम का नियम लिखे और इसका प्रायोगिक सत्यापित कीजिए। तो ये हम क्लास में लिखवा दिए थे, बहुत अच्छे से लिखवाए थे। हाँ, विद्युत मोटर क्या, इसका सचित्र बनावट वर्णन कीजिए। तो ये हम नहीं पढ़ा पाए हैं आप लोग को, एक चैप्टर रह गया है विद्युत, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे भी यहाँ पे क्या करना है, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप एक इसका आंसर दे दीजिए, 2 इधर से दे दीजिए, 3 क्वेश्चन इधर से दे दीजिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो चलिए हमने क्वेश्चन भेज दिया है, तो आप लोग इसको जरूर घर पर एक बार कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर से फाइनल में आ सकता है, इसलिए सारा क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और पैटर्न यही रहेगा, सेम पैटर्न से क्वेश्चन वहाँ भी पूछेगा, इसलिए आप लोग को प्री बोर्ड कराया जाता है, ताकि आप लोग घर पे इस तरह का प्रैक्टिस। देखिए लॉन्ग 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। लघुत्तरीय में 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इस तरह से रहता है, ठीक है। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और दूसरे को, क्योंकि और भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डालने वाले हैं। जो जैक के द्वारा मॉडल सेट दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसका हम लोग सॉल्यूशन डालने वाले हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो आप लोग वीडियो देख करके भी आप आराम से अपना तैयारी को परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।